स्टार्ट हुआ? देखिए पहले। हाँ हाँ, हो गया अब। चलिए, क्या हाल है सब लोगों का? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताइए, ठीक ठाक हैं? होली होली खेल लिए? क्या हुआ? होली नहीं खेले? होलियन था हो? खेल लिए ना? चलिए चलिए, तो अब जो है होली का मौसम मौसम समाप्त हुआ, पढ़ाई का मौसम अब शुरू हुआ है, तो पढ़ना प्रारंभ कीजिए। होली से पहले कुछ चीज आपको पढ़ाया गया था। होली से पहले हमको लगता है कि हम आपको क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? प्रस्तावना पढ़ाए थे। प्रस्तावना पढ़ा दिए थे, पूरा समझा बुझा दिए थे, और इसके बाद जो है प्रस्तावना का क्वेश्चन भी करवा दिए थे। करवा दिए थे ना? क्वेश्चन भी करवा दिए थे। यानी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सिर्फ एक चैप्टर आपका हुआ है, वह आपको प्रस्तावना है। उसके अलावा बाद बाकी सब चैप्टर बाकी ही है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। नए हैं, पुराने हैं, पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। हर चीज आपको समझ में आएगा। देखिए, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में मूल तौर पर भारत के संविधान के विषय में पढ़ना होता है। भारत के संविधान, भारत संविधान, जो भारत का संविधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी के विषय में हमें पढ़ना होता है। और भारत के संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, और एगो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना है। तो जो भारत का संविधान है उसमें एगो प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद 395 अनुच्छेद है, 22 गो भाग है, 12 गो अनुसूची है, 12 गो अनुसूची है। तो इसमें से प्रस्तावना को हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रस्तावना को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को क्या हुआ? क्या दिक्कत है? क्या क्या हुआ? तो वो पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, अभी क्लियर करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, पीला। चलिए, तो अब देखिएगा, प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम लोगों को अनुसूची पढ़ना है। अनुसूची, अनुसूची हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अनुसूची एक क्लास का बात है। लेकिन ये जो 395 अनुच्छेद है ना, लगभग आपको 2 से 3 महीना चलेगा। 395 गो अनुच्छेद 2 से 3 महीना चलेगा, 3 महीना तक चलेगा। और थोड़ा सा अगर डीप में चले गए तो 4 महीना जा सकता है, उससे ज्यादा डीप में गए तो 5 महीना जा सकता है, उससे डीप में गए तो 6 महीना जा सकता है। जरूरत है कि जो है अगर डीप में गए तो, नहीं गए तो ऑन एवरेज 3 से 4 महीना में खत्म हो जाता है, बहुत बेहतरीन तरीका से। तो अब देखिएगा, तो यहां पर हम आपको बोले भी थे इस बैच में थोड़ा सा अलग तौर तरीका अपनाएंगे। तो जैसे हर बैच में पढ़ाते हैं उन सभी चीजों से अलग हट करके इस बैच में पढ़ा रहे हैं। मैटर वही है, लेकिन कुछ अलग तरीका से दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच है ये। तो सबसे पहले अब हम लोग अनुसूची को पढ़ते हैं। देखिए, मूल तौर पर जो है ना, जो भारत का संविधान है, अनुच्छेदों में हर चीज को शामिल कर लिया गया, लेकिन वैसी बातें जिसे अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका उसको अनुसूची में जगह दे दिया गया। वैसी बातें जिसको अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका उसको अनुसूची में शामिल कर लिया गया, अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय संविधान की अनुसूची है। ये दूसरा नंबर टॉपिक है आपका। एक टॉपिक
जो है आपका छूटा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, कराना हमारी जिम्मेदारी, हम आपको करा देंगे। और इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा, पहला चैप्टर ने पढ़े हैं तो दूसरा चैप्टर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? एकदम समझ में आएगा। पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर को कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो चैप्टर के बीच रिलेशन होता है तब समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन दोनों चैप्टर के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, इसी वजह से समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ में एकदम 100% आएगा। समझ गए? आपको यह मानना है, पहला ही क्लास है, भारतीय संविधान की अनुसूची। आप हेडिंग मार लीजिए सबसे पहले। अब देखिए, आधा से 1 घंटा में ये चैप्टर आपके होंठ पर होगा। जैसे प्रस्तावना पढ़ाए थे तो याद हुआ था कि नहीं हुआ था? याद है या नहीं है? अच्छा, 2-4-5 को क्वेश्चन पूछे आप लोग से, 2-4-5 को क्वेश्चन पूछेंगे, इससे पता चल जाएगा आपको याद है कि नहीं है। तो अच्छा बताइएगा आप हमको, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के ऊपर कितने देशों का प्रभाव पड़ा? कितने देश? 4। बारे बहादुर। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है? कितना? 5। प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है? गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कितना बार? केमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, प्रस्तावना में संशोधन किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह। और संविधान संशोधन के माध्यम से कितने नए शब्द जोड़े गए? कितने नए शब्द? 3 नया शब्द जोड़ा गया था। चलिए, याद तो है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब आते हैं अनुसूची। अब देखिएगा, मूल संविधान, जो मूल संविधान है, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसी को मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था। मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था। 8 गो अनुसूची था। बाद के दिनों में जाकर संसद ने, संसद पार्लियामेंट ने, संसद की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट, संसद यानी पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे पार्लियामेंट की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 यह कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। ये तीनों संसद का अंग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार, क्या मम्मी पापा आप हो गए तो परिवार हो गया? एकदम नहीं। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सबको जब मिला दीजिएगा तब एगो परिवार होता है। वैसे ही जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला दीजिएगा तब संसद कहलाता है। क्या कहलाता है? संसद। जो आपको संसद होता है, संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को ही यह अधिकार है कि वह कोई नया अनुसूची जोड़ सकता है। तो अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार, अनुसूची में या फिर संपूर्ण संविधान में, मान लीजिए आप संपूर्ण संविधान में, पूरे संविधान में चाहे प्रस्तावना हो, अनुसूची हो या 395 का 395 अनुच्छेद हो, संविधान में संशोधन करने का अधिकार, संशोधन मतलब बदलाव करने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार या बदलाव करने का जो अधिकार होता है वह संसद को होता है। किसे होता है? संसद। संसद को बदलाव करने का अधिकार होता है। संसद ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान में 4 और अनुसूची जोड़ा। तो मूल संविधान में 8 गो, 4 गो और भारतीय संसद ने जोड़ दिया। तो मूल संविधान में 8 गो, 4 गो और भारतीय संसद ने जोड़ दिया। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। तो अगर प्रश्न ये रहे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची, तो 8, वर्तमान में 12। वर्तमान में 12। अब गौर कीजिएगा, मूल संविधान में
पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक था। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची तक था। फिर संसद ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची संसद ने जोड़ा है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से अनुसूची जोड़ा है? तो संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ा है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो जो आपको 9वीं अनुसूची है, अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं 1947 से लेकर 1964, 1947 से लेकर 1964, 1947 से 1964 के बीच में 1951 आता है कि नहीं आता है? आता है। मतलब जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रथम अनुसूची में किस बात को शामिल किया गया? देखिए क्या हुआ था, समझिएगा। जब आपको देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास भूमि था ही नहीं, घर था ही नहीं, बेघर था। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसके पास बहुत भूमि था। खास तौर पर जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, जैसे कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी सरकार की चाटुकारिता करता है तो उसको पैसा दिया जाता है विज्ञापन के लिए, वैसे ही जो भारतीय अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था उनको बहुत अधिक भूमि था, वही सब जमींदार कहलाता था, वही सब जमींदार कहलाता था। बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिसके पास बहुत अधिक भूमि, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसके पास एकदम भूमि नहीं, बेघर था। तो सभी लोगों को कुछ न कुछ भूमि मिल सके और जमींदारों के पास जो भूमि है उसको ले लिया जाए, उसके भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए और जिसके पास नहीं उसको बांट दिया जाए। इसको लेकर भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, नवीं अनुसूची में, नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, नवीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया। अब देखिए जब आप मूल संविधान को पढ़िएगा ना तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद में एक अनुच्छेद था अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा, और जो संपत्ति का अधिकार था ना वह मूल अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था वह मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए समझिएगा चीजों को, यहां पर चीजों को समझिएगा क्या बोल रहे हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी और संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। आम नागरिकों का शुरुआती दौर में मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 32 वहीं पर यह कहता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है
तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का संपत्ति यानी भूमि आप छीन लीजिएगा। भूमि छीन रहे हैं यानी संपत्ति छीन रहे हैं, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। मतलब अगर आप किसी का संपत्ति छीन रहे हैं तो मतलब जिसका आप छीन रहे हैं उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर सुनवाई करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने, इसको लेकर यह भी स्पष्ट किया गया कि नवीं अनुसूची में जो बात है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब नवीं अनुसूची में जो बात है उसको लेकर आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के भूमि लिया जाता है सरकार के द्वारा तो वह भूमि सुधार में शामिल होगा, और भूमि सुधार नवीं अनुसूची का विषय है, जिस वजह से भूमि छीनने के बावजूद भी वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है, न्यायालय के शरण में नहीं जा सकता है। हमको पता है कुछ लोग इसको समझे होंगे और कुछ लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है। जो लोग ध्यान से हर एक शब्द को सुने होंगे वो इस बात को पूर्णतः समझे होंगे, और जो नहीं सुने होंगे, जिनका आधा ध्यान क्लास में, आधा NIT घाट या इको पार्क में, वो नहीं समझे होंगे। और जो पूर्णतः क्लास में होंगे वो निश्चित तौर पे समझे होंगे। कोई ऐसे हैं जो समझे हैं कि सब नीलवटे सन्नाटा ही है, समझे हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं। आपको चिंता नहीं करना, अभी पूरा पॉलिटी बाकी है, पूरा समझना, पूरा समझने वाला चीज है जी, ठीक है। यहां पर आप इस बात को याद रखिएगा, नवीं अनुसूची में जो बात शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब नवीं अनुसूची में शामिल बातों को लेकर न्यायालय के शरण में आप नहीं जा सकते। न्यायालय के शरण में यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे जो बात बताए हैं इस बात की चर्चा आगे भी जब हम अनुच्छेद 13 बताएंगे वहां पर इस बात की चर्चा करेंगे। जगह जगह इस बात की चर्चा है, टेंशन नहीं लेना। भी समझ में आया तब भी ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, लेकिन ये सब बात, जितना बात बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना बात तो समझ में आना चाहिए। आ गया? चलिए, अब इसके बाद आपको एक 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है, दल बदल अधिनियम है। जब यह शामिल हुआ था 10वीं अनुसूची, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्योंकि राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं 1984 से 1989, 1984 से 1989, ये राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल है। मतलब इस अवधि के दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और आप देख सकते हैं 1984 से 89 के बीच में 1985 आता है। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत जब 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था तो इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। देखिए होता क्या था जानते हैं? जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे चुनाव लड़ता है वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, वीआईपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और बीजेपी में शामिल हो जाता है। कल ही घटना हुआ है ना, हुआ है। आप लोग घटना से अवगत ना है? अवगत होंगे। आप लोग सब यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं तो अवगत कैसे नहीं होंगे? निश्चित तौर पर आप अवगत होंगे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बिहार की एक पार्टी है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहता है, मल्लाह का बेटा कहता है।
और उसी का पार्टी है वीआईपी। उसके पास चार गो विधायक था। एगो मुसाफिर पासवान था, वो मर गया, तो 3 गो बचा। 3 गो में एगो राजू सिंह, मिश्री लाल यादव और एगो कोई महिला थी, महिला का नाम ध्यान में नहीं है, ठीक है, स्वाति या सुनैना ऐसे कुछ था, ध्यान में नहीं है। तो अभी तीनों जानते हैं चुनाव लड़ा था बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, और तीनों शामिल हो गया बीजेपी में, तीनों बीजेपी में शामिल हो गया। तो जैसे यानी चुनाव लड़ रहे हैं किसी और के चुनाव चिन्ह पर, शामिल हो जा रहे हैं किसी और में, शामिल हो जा रहे हैं किसी और में। 1980 के दशक में, मतलब 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 1980 के दशक का मतलब यह होता है 1980 से 90। तो 1980 के दशक में यह बार बार देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता था और जीत जाता था कांग्रेस के टिकट पर, पैसा के लोभ में, मंत्री पद के लोभ में दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता था, तो चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़के जीत कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता था। इस प्रकार की काफी घटनाएं 1980 के दशक में हो रहा था। इस घटना को रोकने के लिए ही राजीव गांधी ने दल बदल अधिनियम लाया, और दल बदल अधिनियम में कहा गया कि अगर कोई विधायक या संसद सदस्य कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ता है और जीतने के बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर कोई विधायक है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, अब बीजेपी में शामिल हो गया, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब आपके मन में यहां पर प्रश्न आना चाहिए कि वीआईपी के टिकट पर तीन गो चुनाव लड़ा और बीजेपी में शामिल हो गया, तो इसकी सदस्यता समाप्त काहे नहीं हुई है इनकी सदस्यता समाप्त? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो जो कुछ कारण है, उन कारणों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक तो सीधा तौर पर हम समझाएं कि अगर कोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन था, जब यह अधिनियम आया था तो यह प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको राजद और जदयू के आधार पर समझाते हैं, राजद और जदयू, क्योंकि बिहार में यही दो प्रमुख पार्टी है, राजद और जदयू। राजद जदयू, भाजपा में आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसी वजह सोचे इसी पे समझाते हैं। भाजपा पर भी समझाया जा सकता है, समझ गए। राष्ट्रीय जनता दल जदयू, ये लालू जी की पार्टी है और ये नीतीश जी की पार्टी है। अब मान लीजिए कि राजद के पास, मान लीजिए अब कितना है उसको छोड़ दीजिए, है ना, 74 गो है, ठीक, 74 गो है। अरे 74 गो है, एगो इधर उधर हुआ है, मतलब मर गया है अंदाज कोई या कुछ हुआ है, ठीक है, 74 गो है, छोड़िए ना वो सब है, तो कितनों है हमको उससे क्या मतलब, ठीक है। समझिएगा, यहां पर समझा रहे हैं, समझिए, नहीं तो सीधा हम छोड़ के भाग जाएंगे, ज्यादा नोटंकी बतियाइएगा तो। मान लीजिए राजद के पास 80 गो विधायक है, जदयू के पास 40 गो विधायक है, अब मान लीजिए कि जदयू का अगर 2 गो विधायक जदयू से राजद में चले जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 40 का 1/3, 40 का जब 1/3 निकालिएगा तो कितना होगा 13। अगर मान लीजिए जदयू का 13 गो विधायक
राजद में शामिल हो जाता है, तो इस कंडीशन में सदस्यता समाप्त नहीं होती है, सदस्यता समाप्त नहीं होती है। शुरुआती दौर में यह प्रावधान था, और जानते हैं ऐसा होने लगा कि कांग्रेस के 1/3 सदस्य अब दूसरे पार्टी में शामिल होने लगा। इस पर भी नहीं रुका, तो इसके बाद 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया, और कहा गया कि अब 1/3 नहीं, 1/3 से बढ़ाकर 2/3, और कहा गया कि अगर किसी पार्टी के कुल विधायकों में से 2/3 विधायक अगर टूटकर किसी पार्टी में चला जाता है, तब उसकी सदस्यता बची रहेगी, नहीं तो उससे कम अगर जाता है तो सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में 1/3 संबंधी प्रावधान नहीं है, वर्तमान में 2/3 संबंधी प्रावधान है। अब इसको भी आप समझिएगा। अब देखिएगा भाई जी लोग, राजद है, जदयू है। मान लीजिए कि राजद को 100 सीट, जदयू को 50 सीट, जदयू को 50 सीट। अगर वर्तमान समय में, वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, वर्तमान अगर वर्तमान समय में 50 का 2/3, 50 का 2/3 निकालिए ना, हम ही को निकालना होगा। 50 दूना 100/3 यानी 33, ठीक है, 33। अगर जदयू के 50 में से 33 को विधायक राजद में शामिल हो जाएगा, तब इन विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 33 में से एक भी कम रहा या 2 भी कम रहा, 1 भी कम रहा, यानी 2/3 से 1 भी कम रहा, और अगर ये लोग शामिल राजद में होने की घोषणा कर देता है और 2/3 में 1 कम है, सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो हुआ यह है कि वीआईपी पार्टी, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, इसके पास 3 गो विधायक था गिन चुन करके, समझ गए। 3 का 2/3 निकालिएगा तो कितना होगा? 2। तो 3 का 2/3 निकालिएगा, 3 कट गया 2। अगर 3 गो में से 2 गो चला जाता ना, तब पर भी उन पर दल बदल अधिनियम नहीं लगता, लेकिन अगर 1 गो जाता तो उन पर लग जाता। और हुआ कि 3 का 3 चल गया, 100% हो गया। तो यही कारण है कि तीनों की सदस्यता विधानसभा की अथवा तीनों की विधायिकी समाप्त नहीं हुई है। वीआईपी से बीजेपी में जाने के बावजूद तीनों विधायक बने हुए हैं, मलाई चाट रहे हैं, समझ गए। तो अब समझ में आया ये बात। पूछेगा कोई वीआईपी का 3 गो जो है विधायक था, वो तीनों बीजेपी में, सॉरी, वीआईपी का 3 गो विधायक बीजेपी में शामिल हो गया, फिर भी उनकी विधायिकी समाप्त नहीं हुई है, तो कारण नहीं बताइएगा, नहीं समझा दीजिएगा, समझा दीजिएगा ना। तो यही दल बदल अधिनियम है, समझ गए। तो दल बदल अधिनियम आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं आगे। इसके बाद अब देखिएगा भाई जी लोग, एक संविधान संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची था 11वीं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए, मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए। जो 29 विषय काम करने के लिए दिए गए,
जो पंचायत है यानी ग्रामीण इलाका, वहां पर सड़क का निर्माण करना है, छोटी छोटी पुल पुलिया का निर्माण करना है, ग्रामीण लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करना है, ये तमाम प्रकार के काम, छोटे छोटे अस्पताल बनाने हैं, सामुदायिक विकास भवन बनाना है, ये तमाम प्रकार के काम पंचायती राज व्यवस्था को प्रदान किया गया है। जब यह शामिल हुआ था तो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर 1991 से लेकर के 1996 तक रहे हैं। 1991 से लेकर 1996 तक रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। और देखिए 1992, तो इस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपको एक संविधान संशोधन हुआ है, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुए हैं। इसके तहत नगर पालिका या नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। शहरी क्षेत्रों में गली टोला मोहल्ला में सड़क का निर्माण करना नगर पालिका या नगर निगम का काम है। फिर जो है आपको पानी, समझिए घर से पानी जो है नाला तक पहुंचे सही रूप में, यह नगर पालिका का काम है। शहरी लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को तैयार करना नगर पालिका का काम है, नगर निगम का काम है। फिर स्वच्छता, समझिए स्वच्छता नगर पालिका का काम है। ये तमाम प्रकार के काम जो है नगर पालिका को काम करने के लिए दिए गए। जब यह आया था तो उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही थे। पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल 1991 से 96 आपने देखा है और 1992 में यह आया है। तो ये चारों संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्लियर हुआ? यहां तक बात स्पष्ट है? यहां तक लिखिए पहले। अब है ऑनलाइन वाला सबका क्या हाल है? ठीक ठाक देख रहे हैं ना? चलिए ऑनलाइन वाले सब, चलिए सब। अब जय कुमार जी, अब वो बीजेपी का हो गया, अब वो वीआईपी का कहां रहा, अब वो बीजेपी का हो गया। बीजेपी का हो गया अब वो। भारतीय संविधान की अनुसूचियां लिखिएगा। मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूची, 4 और अनुसूची शामिल किया, शामिल किया, जिस कारण अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, जिस कारण अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, 12 हो गई। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ी गई, संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ी गई, संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ी गई वो निम्न है। संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ी गई वो निम्न है। संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ी गई वो निम्न है।
निम्न है। एक नंबर में नमी, एक नंबर में नमी अनुसूची, नमी अनुसूची। 2 नंबर में 10वीं अनुसूची, एक नंबर में नमी अनुसूची, 2 नंबर में 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 3 नंबर में 11वीं अनुसूची, 3 नंबर में 11वीं अनुसूची, 4 नंबर में 12वीं अनुसूची, 4 नंबर में 12वीं अनुसूची, 4 नंबर में 12वीं अनुसूची। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा नमी अनुसूची, नमी अनुसूची, नमी अनुसूची, डैश देकर लिखिएगा, नमी अनुसूची डैश देकर लिखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नमी अनुसूची शामिल किया गया। नमी अनुसूची शामिल किया गया जिसमें भूमि सुधार, संबंधी प्रावधान को रखा गया है, जिसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को रखा गया है। इस अनुसूची के शामिल होने के समय, इस अनुसूची के शामिल होने के समय, इस अनुसूची के शामिल होने के समय, शामिल होने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अनुसूची में शामिल विषयों की, इस अनुसूची में शामिल विषयों की, इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा, इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा, क्या फिर से बोले, इस अनुसूची में मतलब नमी अनुसूची, इस अनुसूची में शामिल विषयों की, विषय विषय विषयों की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। चलिए आगे लिखिएगा। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची लिखिएगा। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 1985 के तहत शामिल किया गया। इसमें दल बदल अधिनियम, इसमें दल बदल अधिनियम की चर्चा है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री
इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। फुल स्टॉप। वर्तमान उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। वर्तमान प्रावधान के तहत उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, उसी कंटिन्यू। वर्तमान प्रावधान के तहत अगर किसी पार्टी के, वर्तमान प्रावधान के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3, 2/3, 2/3, वर्तमान प्रावधान के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो यह अधिनियम प्रभावी यह अधिनियम प्रभावी नहीं होता है, यह अधिनियम प्रभावी नहीं होता है। चलिए आगे 11वीं अनुसूची 1985 में किसका ये हुआ था? आपको 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ है। 91वां संविधान संशोधन 2003। अरे एगो चैप्टर है वहां पर भी बताएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। दल बदल अधिनियम और भी बहुत सारी बातें हैं। अब एक के चैप्टर में आप समझिएगा पूरा पॉलिटी डिफाइन हो जाए, पॉसिबल है नहीं है। लिखिएगा क्या हुआ, चलिए लिखिएगा आगे। 11वीं अनुसूची प्रधानमंत्री लिखा दिए थे ना? नहीं लिखा है? लिखा है ना? कार्यकाल लिख करके क्या कीजिएगा है महाराज। 11वीं अनुसूची लिखिएगा डैश देकर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां 73 7 पर 3 73 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे शामिल किया गया इसमें पंचायती राज की चर्चा है। फुल स्टॉप। इस अनुसूची के तहत पंचायती राज को कुल 29 विषय, पंचायती राज को कुल 29 विषय काम करने के लिए, पंचायती राज को कुल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस अनुसूची के शामिल होने के समय
हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। फुल स्टॉप। आगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची लिखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, नीचे से 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे शामिल किया गया। इसमें नगर पालिका या नगर निगम की चर्चा है। इसमें नगर पालिका या नगर निगम की चर्चा है। इस अनुसूची के तहत नगर निगम को कुल 18 विषय, इस अनुसूची के तहत नगर निगम को कुल 18 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। कुल 18 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। फुल स्टॉप। इस अनुसूची के शामिल होने के समय, उसी में कंटिन्यू होइएगा। इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इक्यानवे 96 पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए फुल स्टॉप। चलिए यहां तक भाई जी लोग कुछ समझ में आया? 1 मिनट में बच्चा की तरह इसको पढ़ लीजिए तो 1 मिनट में, देख लीजिए तो उसको 1 मिनट में, जल्दी से 1 मिनट में फटाक से देखिए इसको। ऑनलाइन वाले आप लोग भी हाँ। कोई शहर कैसे बन जाता है, कोई नगर निगम कैसे बन जाता है? पॉपुलेशन को आधार बनाया जाता, पॉपुलेशन। ठीक है। खूब रंग खेले हैं, अभी तक हाथ का रंग नहीं छूटा है। अच्छा चलिए भाई जी लोग पढ़ लिए ना, याद हुआ? अच्छा 1 मिनट मेरे साथ कर लीजिए तो फिर तो मूल संविधान में क्या गो अनुसूची? वर्तमान में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या को जोड़ा गया? कौन कौन? 9, 10, 11। चलिए नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1900। इसमें क्या है? भूमि। जब यह अनुसूची शामिल हुआ था भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। अच्छा 10वीं अनुसूची केमा संविधान संशोधन के था? 52वां संविधान संशोधन 1900। इसमें क्या है?
क्या है? जब 10वीं अनुसूची शामिल हुआ था हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। चलिए आगे, 11वीं अनुसूची केमा संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में क्या है? क्या है? पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज को कितने विषय काम करने? कितने विषय? जब यह अनुसूची शामिल हुआ था हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। आगे, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत? और इसके बाद जो है, जब 12वीं अनुसूची शामिल हुआ था हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नगर पालिका या नगर निगम को कितने विषय काम करने? कितने विषय? इतना बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र नहीं लगाया? मानचित्र लगा दिया कीजिए हर क्लास में। चलिए, कहां लगा हुआ? कहां है? ना, नहीं है वो नहीं। जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ है 1 जून 1993। 1 जून 1993। ये सब नहीं लिखना, आगे बताएंगे हो, आगे बहुत चीज है, ठीक है। चलिए आप गौर कीजिएगा भाई जी लोग, देखिए अब जो है ना, हम लोगों को प्रथम अनुसूची से लेकर के 8वीं अनुसूची तक की चर्चा करना जो हमारे मूल संविधान में था। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में जानते हैं, जो अपना देश भारत है ना, भारत में 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में जो 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 गो राज्य कौन कौन है और 28 राज्य का क्या क्षेत्रफल है, क्या नाम है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें प्रथम अनुसूची देता है। तो प्रथम अनुसूची के कारण ही हमें भारत के भीतर जो 28 राज्य, उसके नाम और उसके क्षेत्रफल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो प्रथम अनुसूची हमें भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्रफल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद अब मान लीजिए कि आप किसी के लिए काम करेंगे, जैसे हम आपके लिए काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो हम उसके बदले आपसे फी लेते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए, देखिए मोबाइल चला रहे, हे भगवान, उठाइए उठाइए इसको, उठाइए उठाइए इसको, उठाइए, उठिए, टोपी वाला उठाइए, तो उठिए उठिए, कहां भेजे? यूक्रेन। तो क्या कर रहे थे? टोपी वाला क्या कर रहा था? मोबाइल चला रहा था ना, चला रहा था ना, तब क्या कर? आए रुकिए ना, हमको बात करने दीजिए ना। क्या कर रहे थे? नहीं पढ़ने में मन लगता, याद आती है, एकदम बर्दाश्ते नहीं होता है। मां बकलोल। चलिए, तो अब देखिएगा, गौर कीजिएगा भाई जी लोग, गौर कीजिएगा। तो अब मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये सब काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो 18-18 घंटा काम करते हैं, खुद से बोले हैं। और महाराष्ट्र का बीजेपी का एगो प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोला है कि मोदी जी 22 घंटा काम करते हैं, और मोदी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 24 घंटा कैसे काम किया जाए, मतलब सोना न है। यानी अपने देश के भीतर जो है एक से एक नमूना नेता है, समझ गए? यानी कुछ भी जो मन में आया वही बोल दिए, नहीं सोएगा आदमी पागल हो जाएगा जी,
समझिएगा, सोना बहुत जरूरी है। चलिए अब सुनिएगा, अब आइएगा। तो मोदी जी जो ये बात बोले ना, हम 18 घंटा काम करते हैं, उसका मतलब ये था कि मोदी जी 6 घंटा सोते हैं, बाद बाकी 18 घंटा जगे रहते हैं, तो देश के विषय में सोचते रहते हैं। वही समझा रहे थे, लोग उसका मतलब ही गलत समझ गया। तो उसका मतलब ये समझना, मोदी 6 घंटा सोते हैं, ठीक है, तो सोना बहुत जरूरी है। 5 से 6 घंटा सोना, 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा सोना जरूरी है, ठीक है। 6 से 7 घंटा नहीं सोइएगा ना, आपका दिमाग ही सही रूप में काम नहीं कर पाएगा, आप बातों को गेन नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा झपकी मारते रहेंगे, आधा बात समझेंगे आधा नहीं समझेंगे। 6 से 7 घंटा एकदम साइंस कहता है 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। चलिए, तो अब देखिएगा, जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची हमें भारतीय संघराज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी पदाधिकारी हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सभी के वेतन भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इन लोगों को जो वेतन भत्ता पेंशन मिलता है, यह जानकारी हमें द्वितीय अनुसूची प्रदान करता है। द्वितीय अनुसूची के बाद तीसरी अनुसूची है। जो तीसरी अनुसूची है वह हमें शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, अब योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी लिए हैं, पंजाब में भगवत मान लिए हैं, फिर आपको मेघालय में एन बीरेन सिंह, मेघालय नहीं, मणिपुर में एन बीरेन सिंह लिए हैं, गोवा में प्रबोध सामंत पता नहीं ले लिए हैं या लेने वाले होंगे, हो सकता है ले भी लिए होंगे। तो ये जो शपथ ग्रहण या प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, संसद सदस्य का शपथ ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, इन सभी के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची देता है। लेकिन यहां पर गौर करना है, तीसरी अनुसूची हमें 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी नहीं देता है। तीसरी अनुसूची हमें शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी देता है, लेकिन 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी नहीं देता है। वो 3 पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति 69 में और राज्यपाल 159 में, अनुच्छेद 159 में। यह तीसरी अनुसूची हो गई। फिर चौथी अनुसूची, अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में, अभी तुरंत बताए थे ना, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को कुछ सीट दिया जाता है। तो राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य को कुछ सीट दिया जाता है, यह जानकारी हमें चौथी अनुसूची देता है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, उसके विषय में जानकारी हमें चौथी अनुसूची प्रदान करता है। तो 1 से लेकर के 4 तक हमने आपको बता दिया है, यहां तक हम आपको लिखा देते हैं, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिएगा। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, चलिए चल रहा है ना, हो देख रहे हैं ना, चलिए लिखिएगा। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के राज्य तथा
केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, की चर्चा है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वाले इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों जैसे संसद सदस्य, जैसे संसद सदस्य, जैसे संसद सदस्य, कोमा मंत्री, मंत्री, कोमा न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश इत्यादि के, न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण, सॉरी सॉरी सॉरी, वेतन इत्यादि के वेतन, एक मिनट रुकिए रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, संसद इत्यादि को काटिए। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों जैसे संसद सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इत्यादि को काट के राष्ट्रपति, कोमा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोमा लोकसभा, 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 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि के वेतन भत्ता, इत्यादि के वेतन भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त होता है। आगे लिखिएगा, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन
इस अनुसूची में तीन पदाधिकारियों के, लेकिन इस अनुसूची में तीन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है जो निम्न है, नहीं है जो निम्न है। एक नंबर में राष्ट्रपति, दो नंबर में उपराष्ट्रपति, तीन नंबर में राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में, कोमा कोमा 60, 6/060, 6/060, 7 लिखे हैं वो, हे भगवान, 60, 6/060, 60 SIXTY 60 में, कोमा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 5669, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 69 में 5669, तथा तथा राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा, तथा राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159, 159, अनुच्छेद 159 में है, अनुच्छेद 159 में है। आगे लिखिएगा, नहीं, अगला हेडिंग मारिएगा, चौथी अनुसूची। इस अनुसूची से हमें, इस अनुसूची से हमें इस अनुसूची से हमें, इस अनुसूची से हमें इस अनुसूची से हमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे, सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। चलिए यहां पर एगो बात समझिएगा, देखिए आगे चल करके ये सब बात और भी स्पष्ट होगा। यहां पर एगो चीज बताइएगा, नहीं पहले आप इसको एक बार पढ़िए, ठीक है, तब और आप बेहतर समझेंगे। एक बार इसको पढ़िए, पढ़िए एक बार इसको, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 1 मिनट में।
अरे हीरो पढ़िए ना, नहीं मन लग रहा है, मायूस है बेचारा। आपको नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे। काला टी शर्ट, काहे मायूस है? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हाँ 159 159 बोले हैं, 159 तक बोले थे ना जी। हे भगवान। आए आए हाँ क्या? संसद सदस्य, हाँ है। पेंशन, हाँ जी है। हाँ सुनिए, पढ़ लिए, पढ़े हो? प्रथम अनुसूची में क्या है? राज, और द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन, तृतीय में, चौथा में राज्यसभा सीट। एक बार फिर से बोलिएगा, प्रथम में क्या है? राज, और द्वितीय में क्या है? वेतन भत्ता, वेतन भत्ता, तृतीय में, तृतीय में, चौथी में राज्यसभा में। अच्छा एगो बात बताइएगा, कौन ऐसे 3 पदाधिकारी है जिनके शपथ ग्रहण की चर्चा तृतीय अनुसूची में नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की चर्चा कौन अनुज? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल। इतना बात क्लियर है? अब देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जैसे एगो बात बताइएगा कि आप जन्म लेने के बाद तुरंत बोलना शुरू कर दिए। तुरंत तो नहीं बोलना शुरू किए होंगे, तुरंत कोई नहीं बोलना शुरू करता है। जन्म लेता है तो सब रोता है, पहले समझिए रोता है, और उसके बाद मिमियाता है। चलिए हम भी मिमियाए होंगे। चलिए अब सुनिएगा, देखिए वैसे ही जब देश को आजादी मिली ना, आजादी 1947 में मिली, भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 1956, जैसे आज के डेट में जो 28 राज्य है, क्या ये शुरू से 28 राज्य है? ऐसा नहीं है, समझ गए? जैसे कभी ऐसा होगा कि अभी कभी ऐसा होगा कि आप चल नहीं पाते होंगे तो आप घुरकते होंगे, समझ गए? और अभी ऐसा है कि आप चल पा रहे हैं, वैसे ही हाँ दौड़ रहे हैं अभी। चलिए तो अब समझिएगा, भारत को आजादी 1947 में मिली, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इसके तहत भारत में 14 गो राज्य बनाया गया था। क्या गो? 14 गो राज्य बनाया गया था। बाद में 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 20, 22, 25, 28, 29, और फिर 29 से 28 हो गया। राज्य की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। एक बात आप हमको बताएंगे, जब मान लीजिए भारत में 14 राज्य होगा, तो पहली अनुसूची हमें 14 राज्य के विषय में बताता होगा कि ये अमुक 14 राज्य है। लेकिन जब 15 गो हो गया होगा तो 15 के विषय में बताता होगा, 16 हो गया होगा तो 16 के विषय में बताता होगा। तो अब आप हमको बताइए कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है, मतलब राज्य 14 से 15 हो जाता है, तो क्या प्रथम अनुसूची में 14 के जगह 15 लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाय, नहीं लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। मतलब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इससे प्रभाव प्रथम अनुसूची पर पड़ता है, इससे प्रभाव प्रथम अनुसूची पर पड़ता है। और जब कोई नया राज्य बनता है तो राज्य को लोकसभा राज्यसभा में सीट दिया जाता है। जैसे अपना बिहार है ना, अपने बिहार को लोकसभा में 40 गो सीट और राज्यसभा में 16 गो सीट। तो कोई भी जो राज्य होता है ना, तो राज्य को लोकसभा और राज्यसभा में सीट दिया जाता है, राज्य को लोकसभा और राज्यसभा में सीट दिया जाता है।
जैसे बिहार राज्य को दिया गया है, अब मान लीजिए कोई राज्य गठित हो गया तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में सीट दिया जाएगा, किसी न किसी राज्य से काट कर उसको राज्यसभा में सीट दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन हुआ होगा तो आंध्र प्रदेश को जितना राज्यसभा में सीट था ना, उसी से काट करके कुछ सीट तेलंगाना को दे दिया गया, कुछ सीट जो है तेलंगाना को दे दिया गया। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी चौथी अनुसूची देता है। तब आंध्र प्रदेश जब तक गठन नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश के पास ज्यादा सीट था, लेकिन जब गठन हो गया तो आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को दे देगा तो आंध्र प्रदेश घट जाएगा और तेलंगाना को कुछ देगा। तो इससे चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? एकदम होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव पहली और चौथी अनुसूची पर पड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो किस किस अनुसूची में परिवर्तन होते हैं? तो पहली और चौथी, पहली और चौथी। नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा, नोट देकर के। अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव पहली और चौथी अनुसूची, इसका प्रभाव पहली और चौथी अनुसूची पर पड़ता है, पहली और चौथी अनुसूची पर पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, इतना बात याद हो गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए अब देखिएगा, इसके बाद आगे है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, फिर आपको छठी अनुसूची है। पांचवी और छठी को समझते हैं। देखिए पांचवी अनुसूची, भारत के भीतर कुछ अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र है। तो अब आप कहिएगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र क्या होता है? वैसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उसी को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत के भीतर जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है वहां शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे? वहां शासन प्रशासन कौन चलाएगा? वहां शासन प्रशासन चलाने के लिए किसका गठन किया जाएगा? ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें पांचवी अनुसूची देता है। पांचवी अनुसूची यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। तो अनुसूची 5 के संदर्भ में 3 बात आपको याद रखनी है। पहली बात यह कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें पांचवी अनुसूची देता है। पहली बात ये। दूसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। तीसरी बात, भारत के राष्ट्रपति पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के तहत ही
जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 5वीं। क्या होगा? 5वीं। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ये बात है। इसके बाद आगे है 6ठी अनुसूची। अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करें तो जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची स्पेशली भारत के उत्तर पूर्व में 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो 4 भारतीय राज्य है, इन 4 भारतीय राज्य में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उसके शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें 6ठी अनुसूची देता है। और 6ठी अनुसूची यह कहता है कि इन क्षेत्रों में भी अंतिम तौर पर शासन प्रशासन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, भारत के राष्ट्रपति को होता है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका एजेंट होता है राज्य में राज्यपाल। राज्य के भीतर जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति का एजेंट होता है। राज्यपाल, इन राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाने के लिए 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत ही स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन राज्यपाल करता है। यहां पर आपको कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 बात याद रखनी है। पहली बात यह, 6ठी अनुसूची हमें कौन कौन से राज्य के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। दूसरी बात, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? तो 6ठी। कौन सा? 6ठी। तीसरी बात, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। चौथी बात, इन राज्यों के भी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के इन राज्यों में भी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में भी अंतिम रूप से शासन प्रशासन करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो 5वीं और 6ठी क्लियर हुआ। चलिए लिखिए 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची से हमें इस अनुसूची से हमें इस अनुसूची से हमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन
इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति पांचवी सूची के अंतर्गत, राष्ट्रपति पांचवी अनुसूची के अंतर्गत, राष्ट्रपति पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची लिखिएगा डैश देकर, असम, असम, असम कोमा मेघालय, असम कोमा मेघालय कोमा मिजोरम, असम कोमा मेघालय कोमा मिजोरम और त्रिपुरा, और त्रिपुरा के, त्रिपुरा के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन, शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। इस अनुसूची के तहत ही, इस अनुसूची के तहत ही इस अनुसूची के तहत ही राज्यपाल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, इस अनुसूची के तहत ही राज्यपाल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला परिषद, स्वायत्त शासी जिला परिषद, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। चलिए एक बार इन दोनों को पढ़िए तो जल्दी से, फटाक से, 1 सेकंड में पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए ना? ऐसे बहुत लोग तो नहीं हो पढ़े होंगे, पढ़ लिए। चलिए पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं फिर भी अच्छी बात है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी कौन? पांचवी। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? किस अनुसूची के तहत? पांचवी।
असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी। कौन अनुसूची? कौन अनुसूची? कौन अनुसूची? छठी। और इसके बाद बताइएगा कि स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? किस अनुसूची के तहत? बिहार दरोगा 2446 में कई पूछा हुआ क्वेश्चन है। और स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन करता कौन? कौन करता है? राज्यपाल। अब देखिएगा 7वीं अनुसूची। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे आप समझिएगा परिवार में जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, जो काम करने का शक्ति होता है, कुछ ऐसे मामले होंगे जिसमें आपकी मम्मी का ज्यादा चलता होगा और कुछ ऐसे मामले होंगे जिसमें आपके पापा का ज्यादा चलता होगा। ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि घर में पैसा का कमी हो गया तो पैसा का व्यवस्था पिताजी करेंगे। पैसा को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे पिताजी लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि घर में खाना बन रहा है, खाना बनाते समय जो है हल्दी घट गया, पिताजी लाने के लिए नहीं जाएंगे, पड़ोसी से मम्मी जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि सब काम पिताजी करेंगे। ऐसा होता है? वो नहीं होता है? जैसे आपके परिवार में पावर यानी शक्ति, कुछ शक्ति मम्मी को है, कुछ पिताजी को है, कुछ आपको है, अलग अलग काम को लेकर अलग अलग शक्ति है। वैसे ही काम करने की कुछ शक्ति केंद्र सरकार को है, कुछ शक्ति राज्य सरकार को है और कुछ शक्ति दोनों को है। जैसे घर में भी अगर बेटा बेटी का शादी करना हो तो मम्मी पापा दोनों आपस में सामंजस्य बैठा करके निर्णय लेते हैं। अगर बच्चा के कैरियर की बात हो तो दोनों आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। सामान्य तौर पर सामान्य परिवार में 60 से 70% परिवार में यही होता है जो बात हमने आपको समझाया है। बाद बाकी कुछ परिवार में पापा जो कह दिए वही होगा, चाहे गलत हो या सही। कुछ परिवार में मां जो कह दी वही होगा, गलत हो या सही। लेकिन जो समझदार परिवार होता है सब चीज, सारा निर्णय सोच समझ करके लेता है। उसी प्रकार से जैसे परिवार में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी प्रकार से भारत के भीतर जितने भी काम करने वाले विषय हैं, काम करने वाले विषय को 3 अलग अलग सूची में रखा गया है। कुछ विषय को संघ सूची में, कुछ विषय को राज्य सूची में, कुछ विषय को समवर्ती सूची में। जो विषय संघ सूची में है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, जो विषय राज्य सूची में है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, जो विषय समवर्ती सूची में है उसमें उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों। तो यही केंद्र और राज्य के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन अथवा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी हमें 7वीं अनुसूची देता है। कौन अनुसूची? 7। 2 रूप में याद रखना है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा हुआ है उसके विषय में जानकारी हमें 7वीं अनुसूची। दूसरा, इसी चीज को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी हमें 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। इसके बाद अभी 7वीं अनुसूची समाप्त नहीं हुआ है और इसको विस्तारित रूप देना है। लेकिन यहां पे आप जानिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, टोटल 12 अनुसूची में क्या विषय है इसको याद करवा के भेजेंगे आपको। इसके बाद 8वीं, अगले क्लास में 7वीं अनुसूची को विस्तारित रूप देंगे और 8वीं अनुसूची को भी विस्तारित रूप देंगे। अभी सिर्फ हम आपको यह बता रहे हैं कि 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची में है क्या। तो 7वीं अनुसूची बता दिए हैं। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा। किसकी चर्चा? राजभाषा। राजभाषा। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, वर्तमान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में
केंद्र और राज्य के शक्ति के बंटवारा, 8वीं अनुसूची में राजभाषा, 8वीं अनुसूची में राज। तो केंद्र और राज्य के शक्ति के बंटवारा के विषय में जानकारी कौन अनुसूची? और इसके बाद 8वीं में इतना बात क्लियर हुआ। अब शांति बनाए रखिए। एक बार में 1 से लेकर 12 तक हम बोलते हैं 1 मिनट में, और दूसरा मिनट में आपको बोलना शुरू कर देना है। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता, तृतीय अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वां अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन, छठा असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन, 7वीं केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, 8वीं राजभाषा, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल अधिनियम, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर निगम। टोटल किसमें क्या है कुछ समझ में आया? याद हुआ? प्रथम में क्या है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चौथा, 5वां अनुसूचित क्षेत्र और 6ठा असम मेघालय मिजोरम, 7वां शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का, 7वां में क्या है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या गुजरा गया? कौन? 9वीं, 10वीं, 11वीं और याद हो गया? चलिए इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए। इससे आगे अगले क्लास में 7वीं को और भी विस्तारित रूप देंगे, 7वीं 8वीं को और विस्तारित रूप देंगे, फिर हम आपको लिखा देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।